नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताबिश कमाल हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद हैं। दिल्ली में आज संसद सत्र का आज 18वां दिन था। पहले ही इंडिया गठबंधन के तमाम सांसदों की बैठक हुई। इंडिया गठबंधन के तमाम अपोजिशन के लीडर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे के कार्यालय में इकट्ठा हुए, जहां पर यह तय किया गया कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वोट चोरी जैसे मामले पर किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया। इस मामले को लेकर के तमाम विपक्षी दलों ने एक फैसला लिया, जिस फैसले को लेकर के दिल्ली की राजनीति गर्मा गई। फैसला हुआ कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा। लेकिन ऐसे में इस मामले को लेकर के जहां राजनीति तेज हुई, वहां हमें संसद में हंगामा भी देखने के लिए मिला। संसद शुरू होते ही राज्यसभा में हंगामा जोरदार हुआ, जिसको स्थगित करना पड़ा। उसके बाद तमाम सांसद, विपक्ष के तमाम सांसद संसद से बाहर आ गए और जमकर नारेबाजी की। सांसदों ने आरोप लगाया कि एसआईआर के मुद्दे पर सरकार जवाब नहीं देना चाहती और इसीलिए देश में वोट चोरी लगातार की जा रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, संजय सिंह, ममता बनर्जी जैसे तमाम नेता लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि देश के अंदर चुनाव आयोग के जरिए भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करने का काम कर रहा है। हालांकि इस मामले को तूल जब ज़्यादा मिला जब हरियाणा के एक सरपंच को दोबारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरपंच बनाया गया। आरोप लगा कि ईवीएम में गड़बड़ी करके उस सरपंच को हराया गया था। इस मामले को लेकर के आज विपक्ष ने जमकर चुनाव आयोग और बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ देश के अंदर वोट चोरी की जा रही है, वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक सरपंच को उसकी गद्दी वापस मिली। इस मामले को लेकर के विपक्ष के तमाम सांसदों ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। हालांकि बचाव करते हुए बीजेपी ने भी कहा कि जहां पर ये लोग जीत जाते हैं, वहां ईवीएम और वोट पूरी तरह से ठीक होते हैं। जहां ये हार जाते हैं, अपनी हार का ठीकरा सरकार और चुनाव आयोग पर फोड़ते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मैं हूं मनीष कुमार। इस वक्त जो है बिहार की राजनीति में जो है काफी हलचल मचा हुआ है। एसआईआर मुद्दे को लेकर जो है इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल जो है सासाराम की धरती से हुंकार भर दिया है। इसी कड़ी में जो है राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पुराने अंदाज में जो है जनता को संबोधन किया। उन्होंने कहा कि लागल लागल झुलनिया में धक्का, बलम कलकत्ता चले गए। मतलब किसी गरीब को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लालू प्रसाद यादव जब तक जिंदा है तब तक किसी को जो है कोई वोट डालने से वंचित नहीं कर सकता है। अभी देख रहे हैं कि बिहार में जो है वोटर आईडी मामले को लेकर जो है काफी जनता जो है परेशान में है। किसी को जो है कई कागजात मांगे जाते हैं, कई कागजात मांगने के चक्कर में जो है किसी का नाम छूटता है, किसी का रहता है, किसी का जोड़ता है। मतलब काफी परेशानी को सामना करना पड़ रहा है बिहार में। कई लोग जो है नेता प्रतिपक्ष समेत जो है इंडिया गठबंधन, कई लोग ये मांग कर रहे थे कि अगर ये वोटर आईडी मुद्दा था तो सरकार को जो है इससे पहले ही काम कर लेना चाहिए, बल्कि चुनाव के समय में इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। इसी कड़ी में जो नेता प्रतिपक्ष जो तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री अचेतावस्था में चले गए हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। जिस प्रकार जो है गाड़ी के पुराना कागजात 15 सालों में फेल हो जाते हैं, उसी प्रकार बिहार के मुख्यमंत्री भी फेल हो गए हैं। अब बिहार की आम जनता को परिवर्तन चाह रही है। सत्ता परिवर्तन के साथ साथ जो है व्यवस्था परिवर्तन भी होगा। आप देख रहे हैं कि बिहार में जो है आए दिन जो है घटनाएं पे घटनाएं हो रही है। कानून व्यवस्था जो है, लॉ एंड ऑर्डर जो है काफी जो खराब हो गया है। दिन प्रतिदिन जो है पुलिस के इकबाल के नीचे जो है, नाक के नीचे जो अपराधी बेलगाम हो गए हैं और बड़े बड़े घटनाएं को अंजाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री को कानून व्यवस्था पर भी घेरा। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार में जो है घटनाएं पे घटनाएं हो रही है, लेकिन प्रशासन जो है मौन बने हुए हैं और मुख्यमंत्री जी एक शब्द भी कुछ बोलने के लिए नहीं चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने अंदाजा में कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री को जो है 4 लोग चला रहे हैं। मतलब ये बातें बोले, कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आ रहा है कि 4 लोग कौन कौन है जो बिहार को मुख्यमंत्री को चला रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जसराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी लगातार जो है बिहार की जनता के बीच में बिहार जनसभा को लेकर जो है बदलाव की रैली जो है निकाल रहे हैं। इसी कड़ी में समस्तीपुर के हसनपुर में प्रशांत किशोर आए थे, वहां पर जो है ज्यादा जनता की जनसलाह मिला। उन्होंने कहा कि अब बिहार की जनता परिवर्तन चाह रही है। आप देख रहे थे सिटी रिपोर्टर में अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ समस्तीपुर बिहार से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में।
और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र चमोली जिले के गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण में होने जा रहा है। 4 दिवसीय इस विधानसभा सत्र में कई सारे सवाल उठेंगे, कई सारे विधेयक भी आएंगे और बहुत सारे विधेयकों पे विस्तार से चर्चा भी होगी। सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस दोनों ने इस सत्र के लिए विशेष तैयारियां कर ली हैं। मुख्यमंत्री भराड़ीसैंण पहुंच चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष भी भराड़ीसैंण पहुंचने वाले हैं और दोनों ही पार्टियों के विधायक और बड़े नेता सत्र में भाग लेने के लिए भराड़ीसैंण पहुंच रहे हैं। हालांकि बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है, रास्ते बहुत जगह जगह टूटे हैं, लेकिन इसके बाद भी गैरसैंण और उत्तराखंड के लोगों का दबाव कि सत्र गैरसैंण में होना चाहिए, इसको देखते हुए सरकार ने वहाँ सत्र का आयोजन किया है। इस सत्र के काफ़ी हंगामेदार रहने की उम्मीद है, क्योंकि अभी अभी प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें बड़े स्तर पे हिंसा का आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है, जबकि सरकार का कहना है कि कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है। तो इस मुद्दे पर भी सदन में संग्राम देखने को मिलेगा। इसके साथ ही मानसून में आई हुई आपदा को लेकर के भी कांग्रेस सरकार को सदन में घेरती हुई नजर आएगी। दोनों ही दलों के विधानमंडल दल की बैठकें भी आज हो रही है और इन बैठकों में सदन के सत्र के दौरान बनने वाली रणनीतियों को लेकर के भी चर्चा होगी। तो देखने वाली बात ये होगी कि इस बार सत्र किस तरह का होता है और कांग्रेस और बीजेपी किस तरह से जनता के मुद्दे को लेकर के सदन में क्या कुछ करती है। कैमरा सहयोगी संचित शर्मा के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। में हूं धनराज गगन, राजधानी देहरादून से, और बात करेंगे उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर की, क्योंकि इस समय देखिएगा कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो राजनीति है उसमें भूचाल आता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से एक हाल ही में कैबिनेट बैठक ली गई है और उस बैठक में निर्णय लिया गया है कि जो मदरसा बोर्ड है उसको भंग किया जाएगा और उसकी जगह पर एक प्राधिकरण का निर्माण उत्तराखंड के अंदर किया जाएगा, ताकि जो कई जातियाँ ऐसी हैं, यानी कि कहा जा सकता है मुस्लिम समुदाय ही नहीं बल्कि अल्पसंख्यक में जो अन्य जातियाँ हैं वो भी जोड़ी जाएंगी और उसका लाभ कहीं ना कहीं सीधा सीधा सभी जातियों को मिलता हुआ नजर आएगा, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अब राजनीति में भूचाल आने लगा है। क्योंकि कल से देखिएगा कि विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और ये मानसून सत्र गैरसैंण में किया जाना है और गैरसैंण में मानसून सत्र को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। और इसके साथ ही देखिएगा कि जो बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं एक विपक्ष को मिल चुका है, जो कि मदरसा बोर्ड को भंग करने की बात की गई है, इस पर विपक्ष ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए हैं और साफ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि उत्तराखंड सरकार को उर्दू शब्द से या फिर मदरसा शब्द से क्यों इस तरह की नफरत है। आखिर अब देखने वाली बात होगी कि सरकार किस तरीके से विधानसभा सत्र में विपक्ष के जो सवाल होंगे उनका जवाब देती हुई नजर आएगी। लेकिन उससे पहले ये कहा जा सकता है कि जो उत्तराखंड की राजनीति है उसमें भूचाल होता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आज विधानसभा में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि इस बार लगातार 24 घंटे से ज़्यादा चली विधानसभा में सभी विपक्ष ने भी पूरी तरीके से अपनी सहभागिता दिखाई। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं, जिसकी वजह से सदन भी चल पाया। साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बताया कि इस बार उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से विशेष पर्यटन को लेकर के तैयारी की जा रही है, जिसमें पूरे देश के विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति सभी लोग शामिल होंगे। ये डेलीकेट होगा जो पूरे देश की विधानसभाओं के सभापति और विधानसभा अध्यक्ष शामिल होंगे। इसमें पूरे देश में सरकार की ओर से अयोध्या से लेकर के सभी पर्यटन स्थलों को सभी को घुमाया जाएगा। खासकर बिरला के नेतृत्व में, ओम बिरला के कहने पर वो भी समय दे रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम में और साफ तौर पे पहली बार ऐसा होने जा रहा है। सतीश महाना ने बताया कि पिछली बार यह कार्यक्रम पटना में हुआ था, इसके बाद अब राजधानी लखनऊ के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सभी पूरी देश की जितनी भी विधानसभाएं हैं, विधानसभा
अध्यक्ष के साथ साथ विधानसभा परिषद के सभापति भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसे पूरे देश में पर्यटन के लिए ले जाया जाएगा। इससे कहीं ना कहीं हमारी अन्य विधानसभाओं से, अन्य देश की संसदों से एक तरीके से औपचारिकता बढ़ेगी और साथ ही साथ एक दूसरे के साथ सब मिल करके साथ आएंगे। यही नहीं, उन्होंने कहा विचारों के साथ एक दूसरे के साथ जो मतभेद हैं वो भी सही होंगे। ये अपने आप में एक बड़ा कदम है, जहां देश की संसद के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला लिया है। और यह कार्यक्रम हर बार होता है, पिछली बार पटना में हुआ था, इस बार उत्तर प्रदेश से इसे किया जा रहा है, जिसमें सभी विधानसभा अध्यक्ष होंगे, विधानसभा परिषद के सभापति होंगे, सभी को पर्यटन दृष्टि से ले जाया जाएगा। विपक्ष की भी जमकर तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार का सदन 24 घंटे से ज़्यादा का रहा और सदन में विपक्ष ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उत्तर प्रदेश के विकास पर चर्चा हो सकी। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, जगह 24/7 न्यूज़, लखनऊ। मेरठ के टोल प्लाजा पे जिस तरह से एक सैनिक के साथ टोल कर्मियों ने मारपीट की, इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, जिसके बाद कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों के साथ साथ प्रशासन भी सख्ते में आ गया। और शायद यही वजह है कि जिस तरह से मेरठ पुलिस ने 4 आरोपियों की गिरफ्तारी कर कार्रवाई को आगे बढ़ाया, तो वहीं पे अन्य लोगों की तलाश पुलिस कर रही है जो घटना में शामिल थे। साथ ही साथ स्थानीय लोग भी कहीं ना कहीं जो भीड़ थी वो भी टोल प्लाजा के तरफ पहुंचकर वहां पर तमाम कर्मियों के साथ मारपीट की गई है। हालांकि पूरे मामले को लेकर तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो भी आक्रोशित हैं कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में सेना द्वारा, जवान के द्वारा कार्रवाई की गई थी, दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया था, लेकिन जब वो छुट्टी आया और छुट्टी बिताने के बाद जब वो ड्यूटी के लिए पुनः मेरठ टोल प्लाजा से जा रहा था, तभी टोल कर्मियों के साथ विवाद हुआ था। हालांकि पूरे मामले को लेकर प्रशासनिक अफसरों ने कड़ा कदम उठाया और मेरठ रेंज के डीआईजी कलानी नैथानी के निर्देशन में कार्रवाई भी की गई है। और साथ में ये भी कहा गया है आने वाले समय में अन्य आरोपियों की शिनाख्त होने के बाद गिरफ्तारी की जाएगी। पूरे मामले को लेकर जिस तरह से सोशल मीडिया पे सैनिक के द्वारा आरोप लगाया गया, लखनऊ विकास प्राधिकरण 2025 बाईलॉज आवास शहरी नियोजन जो लेकर उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से योगी आदित्यनाथ की मंशा के बाद पारित करते हुए नज़र आ रहा है। तमाम जोनल अधिकारी, जेईई, बिल्डर्स, प्रॉपर्टी डेवलपर्स के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, उनको बाईलॉज नया बता रहे हैं। मगर इसमें एक और भी बात है, बाईलॉज में यह है कि कोई भी इमारत जो कंपाउंडिंग जमा करने की श्रेणी में आएगी, जब तक उसकी पार्किंग सुनिश्चित नहीं होगी तब तक उसकी कंपाउंडिंग नहीं हो सकती है। लिहाजा ये जो खेल लखनऊ विकास प्राधिकरण के कुछ बाबू खेल रहे हैं कि हर बिल्डिंग को वैध बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब ऐसा कानून आ गया है कि सारी बिल्डिंगें वैध हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि राजस्व की ज़मीन, उसके बाद कोई विभाग की ज़मीन, फिर उसके बाद अगर बिल्डिंग में पार्किंग नहीं है तो वो लखनऊ विकास प्राधिकरण की नज़रों में अवैध ही मानी जाएगी, क्योंकि जो मानक हैं उसमें पार्किंग अनिवार्य कर दी गई है। फिर सेटबैक को लेके अनिवार्य कुछ राहत दी गई है। फिर सबसे अहम चीज़ है अग्निशमन की एनओसी, जो अहम है। अगर ये तमाम चीज़ें नहीं होंगी तो कंपाउंडिंग में कहीं ना कहीं अड़चनें ज़रूर आएंगी। तो लखनऊ विकास प्राधिकरण के कुछ एजेई खेल खेल रहे हैं कि तमाम बिल्डर्स को राहत देते हुए नज़र आ रहे हैं कि सारी बिल्डिंगें वैध हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। बिल्डर्स और डेवलपर्स को कानून के तहत, मानकों के तहत इमारतों का निर्माण करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हद तक राहत दी गई है। अब राहत का दुरुपयोग न बिल्डर्स ले, न डेवलपर्स ले, न रियल इस्टेट के कारोबारी ले। सबसे अहम चीज़ ये है कि अब कंज्यूमर जो ख़रीदता है फ्लैट्स या रियल इस्टेट्स में कोई ज़मीन, तो उसको ये ज़रूर तय कर लेना चाहिए कि ट्रिब्यूनल कोर्ट यानी लखनऊ विकास प्राधिकरण के विहित न्यायालय से हमेशा वो एनओसी ले ले कि फ़ला फ़ला प्लॉट नंबर पे क्या लेआउट पास है, या वो इमारत कहीं ऐसा तो नहीं कोई वाद चल रहा हो, क्योंकि ज़्यादातर बिल्डर्स की इमारतों पे वाद चलते रहते हैं। वो रजिस्ट्रियाँ कर देते हैं, वो ये लिखते हैं कि वाद विवाद से ये इमारत या फला जगह ग्रस्त नहीं है। तो लिहाजा जो ख़रीदार है वो ज़रूर न्यायालय में चेक कर ले। ऐसा तो नहीं कि बिल्डर या डेवलपर्स
या प्रॉपर्टी डेवलपर्स कहीं धोखा देके, रियल एस्टेट कारोबारी धोखा देके आपको बेच रहे हैं, वाद न्यायालय में चल रहा हो मगर वाद को छुपा के रजिस्ट्रियाँ करते हुए नजर आ रहे हों। कैमरा पर कृष्ण के साथ रजा अब्बास, लखनऊ जेके न्यूज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं विजेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश के जनपद संभल से। बात करेंगे संभल में सबसे बड़ी खबर की। आपको बता दें, जनपद संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और एडिशनल एसपी अनुकृति शर्मा को जिस तरह से शासन द्वारा सम्मानित किया गया है, उसकी अब जनपद संभल में जमकर तारीफ हो रही है। आपको बता दें, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिस तरह से जनपद संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई को मुख्यमंत्री पुलिस सेवा पदक से सम्मानित किया गया, वहीं यहाँ की तेज तर्रार आईपीएस एडिशनल एसपी अनुकृति शर्मा को भी सिल्वर मेडल से नवाजा गया। आपको बता दें, जिस तरह से लगातार यहाँ पर बीमा माफियाओं के खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई की गई और जिस तरह से संभल में हिंसा भड़की, उसको पूरी तरह से जो आरोपी थे और जिस तरह से जो साजिश थी संभल में, उसको पूरी तरह से पुलिस प्रशासन द्वारा जिस तरह से नेस्तो नाबूद किया गया, उसके लिए कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण पुरस्कार शासन की ओर से इन दोनों बड़े अफसरों को दिया गया है। अब आपको बता दें, यहाँ की जो जनता है, संभल के जो लोग हैं, अब मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए सम्मान से जिस तरह से दोनों अधिकारियों को नवाजा गया है, उसकी जमकर तारीफ हो रही है। आपको बता दें, जनपद संभल में बीते कई दशकों से एक फर्जी बीमा माफिया थे, उनका एक बहुत बड़ा स्कैंडल था, बहुत बड़ा गिरोह था। इसका भंडाफोड़ यहाँ के दोनों अफसरों ने, पुलिस अफसरों ने किया है। इसमें आपको बता दें, दर्जनों मुकदमे लिखे गए हैं और लगभग इसके जो बड़े माफिया थे, बड़े स्कैंडल में शामिल थे, जो इसके मास्टरमाइंड थे, उनके सहित लगभग 68 लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। आपको बताएं, जनपद संभल से शुरू हुई इस बीमा गिरोह के खिलाफ अब जांच 12 राज्यों में चल रही है। 12 राज्यों में बीमा माफिया खंगाले जा रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिस तरह से जनपद संभल की तेज तर्रार आईपीएस अनुकृति शर्मा ने यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की और जिस तरह से हिंसा भड़की, उसके लिए पूरी तरह से कानून व्यवस्था को कायम करने में जो प्रशासन कामयाब रहा, प्रशासन ने अपनी एक छाप छोड़ी, उसके लिए मुख्यमंत्री ने इन दोनों अफसरों को सम्मानित किया गया है और दोनों अफसरों को एक तरह से बहुत बड़ा पुरस्कार दिया है। मैं अपने सहयोगी डिम्पल सिंह के साथ विजेंद्र सिंह, जेके 24/7 न्यूज़, जनपद संभल। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर कानपुर। कानपुर की बात करें, लगातार पहाड़ों में हो रही बारिश के चलते कानपुर का गंगा जल इस साल उफना रहा है। तो वहीं कानपुर प्रशासन ने लगातार जो बाढ़ की स्थिति को संभालने के लिए पूरी तरीके से प्रशासन जुटा हुआ है और बाढ़ के निचली स्तर के लोग जो घरों से अपने पलायन भी कर चुके हैं, उनके ठहरने के लिए प्रशासन ने लगातार व्यवस्था भी कर रहे हैं। और आपको बता दें, जिस तरीके से बाढ़ का जल इस गंगा का बढ़ता नजर आ रहा है और लोगों में अलग ही एक दहशत का माहौल बना है। गांव के लोग अगर घरों से प्लान भी कर चुके हैं, घरों के अंदर पानी भी भर चुका है। वहीं आपको बता दें कि नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, स्कूल जाने के लिए परेशान हो रहे हैं और लोगों में अलग एक देखने को जिस तरीके से गांव के लोग हैं, घरों से पलायन कर चुके हैं। कानपुर प्रशासन ने लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सुरक्षित जगह में पहुंचाने का कार्य भी कर रही है और उनके पशुओं को भी खाना पाने की व्यवस्था भी की जा रही है। लगातार कानपुर डीएम जो जितेंद्र प्रताप सिंह है, इस पर निगरानी रखे हुए हैं। हर तरीके से ग्रामीण लोगों को समझा बुझाकर ऊंचले स्तर पर जाने के लिए अपील भी की है। वीडियो लिस्ट सहयोगी के साथ सुनील कुमार, जेके 24 न्यूज़, कानपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ इरशाद अहमद। बात करते हैं मुंबई में लगातार हो रही बारिश की। भारी बारिश ने लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। माया नगरी 3 दिनों से लगातार भारी बारिश की मार झेल रही है और हालात इतने बिगड़ गए हैं कि भारतीय मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मुंबई में खासतौर से भारी बारिश की वजह से हालात बेहद खराब हो चुके हैं। सड़कों पर पानी भर गया है, जगह जगह गाड़ियां फंसी हुई है और ट्रैफिक पूरी तरह से जाम हो चुका है। भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने का फैसला किया है।
वहीं ईस्टर्न फ्रीवे और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई है। मुंबई के अंधेरी सबवे, लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स और सायन के गांधी बाजार जैसे निचले इलाकों में पानी भर जाने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई है। लोकल ट्रेन जो मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है, वो भी बारिश की वजह से 15 से 20 मिनट देरी से चल रही है। वहीं बेस्ट सेवा की बात करें तो अभी भी सामान्य रूप से चल रही है। मुंबई में भारी बारिश खास तौर से लोगों को परेशानी बन के आती है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश का ये दौर फिलहाल थमने वाला नहीं है। दोपहर तक बारिश और तेज होने का अनुमान है और 23 अगस्त तक ये हालात बने रह सकते हैं। IMD ने मुंबई के साथ साथ मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। कई जिलों जैसे पुणे, नासिक, सतारा, कोल्हापुर और रत्नागिरी में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बीच नांदेड़ जिले के मुखेड़ तहसील में बादल फटने से हालात और भी बिगड़ गए हैं। 4 गांवों में 290 से ज्यादा लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। SDRF और QRT की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। तो कुल मिलाकर मुंबई और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश आफत बनकर बरस रही है। मुंबई करियों से खासतौर से अपील है कि जरूरी कामों को छोड़कर घर से बाहर न निकले और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करे। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, JK24/7 न्यूज, मुंबई। छत्तीसगढ़ से फिर एक बार दुखद घटना सामने आई है, जहां पर बीजापुर के नेशनल पार्क एरिया में आईडी की चपेट में आने से एक जवान शहीद हो गया है। इसके साथ ही 3 अन्य जवान घायल हो गए। आपको बता दें, लगातार नक्सल गतिविधियों को लेकर के जो चलाया जा रहा है, सर्च अभियान को लेकर के DRG के जवान निकले थे और नक्सलियों के द्वारा आईडी बम लगाया गया था, जिसके चपेट में आ करके जवान आ गए और इस इलाज के दौरान महेश नाग जो जवान था जो शहीद हो गए और अन्य 3 जवान इस घटना में घायल हो गए हैं। वहीं इस पूरी घटना को लेकर के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को लेकर के चला रहे उन्मूलन को लेकर के नक्सली पूरी तरीके से हताश है और इसलिए इस तरीके के करतूत जो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महेश नाग का जो शहादत है पूरा वो खाली नहीं जाएगा। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद किसी न किसी तरीके से खत्म होगा। आपको बता दें कि सरकार बनने के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई नक्सलियों पर जारी है। इसके साथ ही लगातार हम देख रहे हैं कि हमारे जवान नक्सलियों पर कहर बरसा रहे हैं और लगातार गोलियों से छल्ली कर रहे हैं। अब तक की हम बात करें तो 400 से ज़्यादा नक्सलियों को हमारे सुरक्षा बल के जवान ने मार गिराया है। 1400 से ज़्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इसके साथ में भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद जैसे सामान हमने जब्त किया है। इसके साथ ही बात ये किए जाए तो कहीं ना कहीं लगातार हम उन क्षेत्रों में जा रहे हैं जहां पर कोई जाने के लिए परिंदा भी पैर मारने के लिए वहां पर सोचता था, वहां पर जाकर के हम नक्सलियों से लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है और आने वाले समय जिस तरीके से 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म करने की बात गृह मंत्री कही है, उस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित जिस तरीके से हमारे जवान शहीद हुए, कहीं ना कहीं एक बड़ी दुखद घटना है और निश्चित ही आने वाले समय में और नक्सलियों को क्षति करके इसका बदला जरूर लिया जाएगा। कैमरामैन नोमेश के साथ शंभू रही, JK24 न्यूज, रायपुर। आप देख रहे हैं JK24 का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। बता दें कि गरियाबंद जिले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां 19 लाख के 4 इनामी नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं। इनके पास से कई हथियार, नक्सली वर्दी और डेटोनेटर जैसी सामग्रियां बरामद की गई है। बता दें कि
इन्होंने सरकार के आत्मसमर्पण नीति के तहत समर्पण किया है। वहीं बड़े नक्सली छोटे नक्सली कैडर को आत्मसमर्पण न करें, जिसके लिए दबाव बनाया जा रहा है। ये जो नक्सली है वो कई वारदातों में शामिल रहे। वहीं गरियाबंद, धमतरी और नुआपड़ा जिला में आतंक का पर्याय समझे जाने वाले ये नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं। वहीं अब पुलिस जो है नक्सलियों के जो शहर और ग्रामीण नेटवर्क पर कार्रवाई की तैयारी में है। बता दें कि ये नक्सली जो है सरकार की जो आत्मसमर्पण नीति से काफी प्रभावित हुए। वहीं इन नक्सलियों की माने तो ये लोग बीजापुर क्षेत्र से यहाँ भेजे गए थे और इनको यहाँ तक कि जंगलों में खाने की तकलीफ भी हो गई थी। और जिस प्रकार जवान और पुलिस की कार्रवाई के बाद इनके ऊपर दबाव बढ़ा तो इन्होंने आत्मसमर्पण की नीति को स्वीकार करते हुए आत्मसमर्पण किया है। वहीं आने वाले दिनों में देखना होगा कि जो देश के गृह मंत्री है, जिनके द्वारा 2026 का नक्सलियों के लिए डेडलाइन दिया गया है, उसमें अभी आने वाले दिनों में कितने नक्सली मारे जाएंगे और कितने नक्सली इस प्रकार आत्मसमर्पण करेंगे, यह आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। JK24 के लिए छत्तीसगढ़ गरियाबंद से कैमरामैन आत्मा ठाकुर के साथ परमेश्वर राजपूत।